उपलब्धि इस आंदोलन की ये है कि हिंदुस्तान में और खास तौर पर उत्तर भारत में हमारे इस क्षेत्र में जो महिलाएं, हम जब मीटिंग करते थे तो ऐसी सैकड़ों मीटिंग मैंने की है जहां एक महिला की भागीदारी जिसमें नहीं होती थी। बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति थी और मैं हर मीटिंग में ये कहता था, मैंने कहा आपने हमारी 50% ताकत को घर में दबा के रखा। ये प्रजातंत्र है, इसमें सिर गिने जाते हैं, आदमी की संख्या गिनी जाती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतना ही उसका हिस्सेदारी होती है सत्ता में। लेकिन वो क्या रहा था, हम लाते ही नहीं थे। मैंने सैकड़ों मीटिंग यहाँ हरियाणा में की। मैंने कहा भाई पंचायत में आप आते हो, मीटिंगों में आप आते हो, दावत खाने आप जाते हो, बारात में आप जाते हो, रोने भी आप जाया करो, फिर महिलाओं को क्यों ले जाते हो। मैं बहुत कहता था उनको इस बात को। मुझे खुशी हुई आज ये बदलता हुआ जो समय मैं देख रहा हूँ, और ये निश्चित तौर पे एक समय है बदलाव का। भारत सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि ये जिस तरह से उन्होंने शुरू से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, जिस तरह से छोटे छोटे विषय बनाए, ये पंजाब का आंदोलन है, ये खालिस्तान का आंदोलन है, हरियाणा पंजाब को लड़ाने का प्रयास किया, फिर दिल्ली से कुछ लोगों को पुलिस के माध्यम से लाके पत्थर फेंकने का काम किया। तमाम षड्यंत्र इनके विफल हुए, उजागर हुए, इनका चेहरा साफ हुआ सरकार का कि सरकार की नीयत में खोट। ये बहुत दफे आप अच्छी तरह आप आ रही हैं, जागरूक हैं, आपको पता होगा 3 कानूनों की बात करते हैं। 3 कानूनों के बारे में ये बार बार कहते हैं, इनमें कला क्या। मैं लंबी बात नहीं करूंगा आपके बीच में। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 में से 2 कानून ऐसे हैं जो 2012 में संसद में आए थे। कांग्रेस की सत्ता थी, लोकसभा में इनकी नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मंडी कानून में बदलाव किया गया तो किसान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। आड़ती किसान का एटीएम कार्ड है, जब चाहे वो पैसे निकाल लेता, ये सुषमा स्वराज कह रही थी। ये इन बिलों का विरोध कर रहे थे, इस मंडी कानून का जो आज ये लेके आए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जब ये बिल लेके आई थी कांग्रेस 2012 में, तो अरुण जेटली नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में बीजेपी के। उन्होंने राज्यसभा में ये कहा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर इस देश में लागू हुई तो इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप का किसान जिस तरह से बर्बाद हुआ, इसी तरह से हालत हिंदुस्तान के किसान की हो जाएगी। दोनों कानून जो ये लेके आए हैं 2012 में, इन्होंने पुरजोर विरोध किया था इन कानूनों का। ये दोगले हैं, जब ये विपक्ष में थे तो इनके विरोधी थे, और सत्ता में आने के बाद इन्होंने बेशर्मी से बिना संसदीय प्रणाली को अपनाए जबरदस्ती भारत के ऊपर, लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास किया। हम एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। एमएसपी की गारंटी इसलिए मांग रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी 2011 में भारत सरकार की एक कमेटी बनी थी, फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटी, उसके ये चेयरमैन थे। चेयरमैन होने के नाते इन्होंने रिकमेंड किया था, इनकी रिकमेंडेशन थी कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। इनकी रिकमेंडेशन है। हमने कहा कि दोनों कानूनों के तुम विरोधी थे। एमएसपी के समर्थन में नरेंद्र मोदी ने रिकमेंडेशन दी थी। और जो फसलों के भाव, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, वो इनके चुनावी घोषणा पत्र 2014 में था कि बीजेपी की सरकार बनी तो एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पे तय की जाएगी। अगर आज स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पे एमएसपी तय की जाती तो 2900 रुपए गेहूं का भाव बनता। वो इनका वायदा था हमसे। हमने कुछ नया नहीं मांगा, जो वायदा किया। कई दफे ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पहले कहां थे। मैंने कहा तुम्हारे झांसे में आ गए। पहले वाले जो कर रहे थे उनसे हम नाराज थे, उनको हमने उखाड़ के फेंक दिया, उनका निशान मिटा दिया। लेकिन तुम गद्दार हो, तुमने हमसे वायदा किया था और तुमने हमारे सिर में कील ठोक दी। वो तो हमसे दबते थे। आंदोलन हम उनके खिलाफ भी करते थे। हम कोई भाड़े के आंदोलन वाले नहीं है।
ये भारतीय किसान यूनियन पहले भी लड़ रही थी इन कानूनों के खिलाफ, आज भी लड़ रही है। ये बीजेपी के जितने भी नेता इन्हीं कानूनों के विरोध में कुर्ता काट के ये प्रदर्शन हरियाणा में कर रहे थे पूरे में कि C2+50 लागू होने चाहिए। यही बीजेपी के, मैं नाम लूंगा तो बुरा लगेगा, लोग कहेंगे राजनीति कर रहा। बड़े बड़े बीजेपी के तमाम नेताओं ने यहाँ पे हरियाणा में रैलियां करके इन कानूनों का विरोध किया था। आज ये समर्थक हो गए कि इनमें काला क्या, काला हमसे पूछ रहे हैं। अगर इनमें काला नहीं है तो 5 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में पूरी बीजेपी वोट मांग रही है। पूरी बीजेपी के नेता ने, प्रधानमंत्री से लेके किसी नीचे तक के नेता ने 5 कानूनों के फायदे नहीं बताए वहां पे। अगर ये अच्छे कानून है तो इनके फायदे बताओ ना। वहां पे बंगाल में, असम में ये वोट मांग रहे हैं एक मुट्ठी चावल पे, क्योंकि इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। ना ये नौजवान के रोजगार की बात कर रहे हैं, ना ये खेती में तरक्की की बात कर रहे हैं, ना ये मजदूर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो चावल, एक मुट्ठी चावल अयोध्या के लिए मांग रहे हैं। इनका एजेंडा धार्मिक एजेंडा। मैं धर्म का विरोध नहीं करता, जिसको जो धर्म मानना है मानता रहे, लेकिन राजनीति में धर्म का एजेंडा जो लेके आता है उससे गद्दार और देशद्रोही आदमी कोई हो नहीं सकता। राजनीति विकास के लिए होती है, राजनीति बेकारी बेरोजगारी मिटाने के लिए होती है, राजनीति समाज की उन्नति के लिए होती है, राजनीति समाज को जोड़ने के लिए होती है। इनके पास जातियों को लड़ाओ, हरियाणा में किया इन्होंने 3 साल पहले नंगा नाच किया, बिरादरियों को लड़ा। इन्हीं के लगाए हुए पौधे थे जो जिन्होंने समाज में आपस में वैमनस्य फैलवाया। ये कहीं जाति को लड़ाते हैं, कहीं धर्म को लड़ाते हैं, इस एजेंडे पे वोट लेते हैं और ये समझते हैं कि ये कल मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने, आपने भाषण सुना हो तो, दीदी तुम मुसलमानों को इकट्ठा कर रही हो, मैं हिंदुओं को इकट्ठा होने की बात करूंगा तो तुम कहोगे पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब वो बात कह गया अपनी कि हिंदू इकट्ठे हो जाओ। ये राजनीति नहीं है। ये इस जैसा आदमी जिसका दिल जितना है उतना ही काला, आपने सुना होगा, ये बांग्लादेश गया, मतलब झूठ की, देखो पराकाष्ठा झूठ की। प्रधानमंत्री के पद पे एक आदमी बैठा हुआ है, बांग्लादेश जाके ये कह रहा है कि बांग्लादेश की मुक्ति के आंदोलन में मैंने गिरफ्तारी दी थी। कौन सा आंदोलन चला था बता दो आप। कुछ लोग होंगे जिन्होंने बांग्लादेश का लड़ाई देखी होगी। बांग्लादेश की लड़ाई में हिंदुस्तान की फौज लड़ी थी। हिंदुस्तान की फौज ने लड़के बांग्लादेश बनवाया था, आजाद कराया था। हिंदुस्तान के अंदर कोई जन आंदोलन नहीं हुआ था बांग्लादेश बनाने के लिए। लेकिन दुनिया देख रही है। एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, वो शर्म, उसे इतनी शर्म नहीं है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में क्या छवि बनेगी। झूठ बोलने का काम करता। इसी तरह से लोगों को बरगलाता है, बहकाता। कोई, मैं अभी गुजरात गया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से पुलिस आई, मुझे उठा ले गई। मैंने कहा भाई मेरा कसूर बताओ। बोला आपने बिना परमिशन प्रेस की। ये पत्रकार खड़े हैं यहाँ पे, मुझसे सवाल कर रहे थे कि आपको गिरफ्तार क्यों किया। मैंने कहा तुम पत्रकार हो, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन हिंदुस्तान में आज तक किसी ने ली है? ये प्रावधान ही नहीं है। प्रेस से बात करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन है ही नहीं, आजादी नहीं है। ये कह रहा था कि मैं अगर मुझे मौका मिला तो पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करूंगा। मैं और राकेश टिकैत 2 दिन हम गुजरात में थे। जब हम गुजरात में घुसे तो 500 पुलिस वाले हमारे साथ लगा दिए थे। 5 गाड़ी आगे थी, 8 गाड़ी पीछे थी, चारों तरफ रोड पे। इसकी सिक्योरिटी इतनी नहीं लगती है जितनी हमारी लगा रखी थी। हमारे लिए नहीं थी वो। लोगों में डर बैठाया था कि इनसे मिलना नहीं, इनसे बात नहीं करनी है। हमने कहा भी यही। मैंने कहा तेरी गिरफ्तारी से डरे नहीं, पहले करके गए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब फिर 2 दिन का दौरा और आगे 10 दिन का बनाएंगे दौरा। गुजरात के लोगों का डर निकालेंगे। गुजरात के लोगों ने हमें आके कहा कि 25 साल से दबा रखा। मैं जब परसों चला अहमदाबाद से, एक एमपी का फोन आया, एमपी मेंबर पार्लियामेंट, एक्स एमपी,
वो कहने लगा भाई साहब मेरे घर पे पुलिस आ गई और मुझे कह रही है कि तू मीटिंग में नहीं जाएगा। एक्स एमपी जब मीटिंग में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो वो कैसा गुजरात है, कैसा मॉडल ये देश में बनाना चाहता। हमने डीएसपी को कहा कि या तो मुकदमा दर्ज कर इसके एमपी के खिलाफ, अगर कोई मुकदमा बनता है मीटिंग में जाने का तो पर्चा दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर, और अगर मुकदमा नहीं बनता है तो इसको रोकने का प्रयास ना कर। हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, इसके घर पे आके ये आंदोलन करेंगे, इसको मुक्त कराएंगे। पहले ये हालत है गुजरात की, कोई आदमी बोलता नहीं है। हम गए गुजरात के किसान कहने लगे 3 रुपए किलो आलू बिक रहा है, 2 रुपए प्याज बिक रहा है, आवाज नहीं उठा सकते। सबको दबा रखा, पूरे गुजरात को दबा रखा। 25 साल से तानाशाही है गुजरात में, पूरे देश में ये तानाशाही चलाना चाहता। क्यों दिया आपने वोट इसको, किस लिए वोट दी? नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 2 करोड़ रोजगार की बात की, कितनी करोड़ रोजगार मिले हैं वो तो अपने गांव से अंदाजा लगा लो आप। लेकिन अभी इस साल की रिपोर्ट सरकार की, भारत सरकार की रिपोर्ट है, मैं कल पढ़ रहा था, 71 लाख लोगों के प्रोविडेंट फंड के खाते बंद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि 71 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। ये सरकार का आंकड़ा। और ये 71 लाख तो वो है जिनका फंड कटता था। जो ऐसे नौकर हैं जिनका फंड नहीं कटता, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो करोड़ों में और हैं वो लोग। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार खत्म हो रहे हैं देने की बजाय। बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई चिंता नहीं है। सरकार की रिपोर्ट आई है 3 करोड़ 20 लाख आदमी मध्यम वर्ग से निकल के निम्न श्रेणी में आ गए हैं। ये सरकार की रिपोर्ट है। समाज अगर विकास करता है तो वो ऊपर जाना चाहिए, हायर कैटेगरी में जाने चाहिए थे। ऊपर जाने की बजाय 3 करोड़ 20 लाख लोग नीचे आए। ये भारत सरकार की रिपोर्ट। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।